नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूँ वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। दादी की और मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दादा की राजनीति में जबरदस्त दिलचस्पी थी। वो इतनी बंगला जानता था कि थोड़ी बहुत मेहनत करके अखबार पढ़ सके, लेकिन जब वो राजनीति की चर्चा करता था तो लगता था कि दूसरे सभी लोग बेवकूफ हैं। घर में दादी की दिलचस्पी होती या ना होती, मगर दादा उसकी चर्चा छेड़ता ही रहता था। कट्टर मुस्लिम लीगी होने के कारण उसे हिंदुओं और हिंदुस्तान से सख्त नफरत थी। नवरंगपुर में सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। अचानक कस्बे की रेंगती सी जिंदगी में एक तेजी आई। पता चला देश में चुनाव हो रहे हैं। मैं भी अन्य लड़कों के साथ चुनाव का बोर्ड लिए जुलूस में शामिल होकर नारा लगा रहा था, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं इस उम्मीदवार का समर्थन किस कारण से कर रहा हूँ। शायद ये उस उत्साह के कारण था जो उस कस्बे पर छाया हुआ था। हर ओर शेख मुजीब और नाव के निशान की गूंज थी, मगर दादा ने मुझे इसके लिए डांटा था। वो मुस्लिम लीगी था। उसने मुझसे कहा, जिस नाव को तुम सिर पर उठाकर घूम रहे हो ये ऐसी डूबेगी कि इसका पता भी नहीं चलेगा। कुछ उर्दू बोलने वाले लोग नाव के विरोधी थे, ये मैं जानता था, किंतु बंगाली सब उसका समर्थन कर रहे थे। मैं नहीं समझ पाया था कि दादा बंगाली होने के बावजूद भी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। चुनाव के बाद सभी बंगाली खुश थे। शेख मुजीब और नाव की बड़ी भारी जीत हुई थी, मगर दादा अप्रसन्न था। दादी और मैं नाव के पक्ष में थे। उसके बाद घर में दादा की राजनीतिक चर्चा और भी अधिक बढ़ गई। वो अक्सर दादी से ही उलझ जाता। एक दिन उसने कहा, जीत की खुशी में मुजीब का दिमाग खराब हो गया है। वो पाकिस्तान के टुकड़े करने में लगा हुआ है, मगर उसे मालूम नहीं कि अगर मुसलमान पट गए तो हिंदुओं की बनाएगी। दादी कहती, हमें हिंदुओं से क्या लेना देना, हम अपना हक मांग रहे हैं और शेख उस हक के लिए ही लड़ रहे हैं। आहा, हक मांग रहे हैं, दादा ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। शेख लड़ रहे हैं, कभी अखबार भी पढ़ा है जो बहस करने चली आई? कौन सा हक चाहिए भला तुम्हें? राजरानी बनाकर सिंहासन पर बैठा दें, शेख अपने हाथ से मुकुट पहनाएंगे तुम्हें। दादी ने वास्तव में अखबार नहीं पढ़ा था। जो कुछ गली मोहल्ले में सुनती उसी के आधार पर बहस करती, मगर दादा के अखबार वाले रौब के आगे चुप हो जाती। मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इतना मैंने भी अवश्य महसूस किया मानो ऊंघता सा कस्बा जाग गया हो। एक बार जो हलचल शुरू हुई तो होती चली गई। शेख मुजीब याह्या खान से बातचीत कर रहे हैं। संविधान के अनुसार शेख को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मगर भुट्टो टांग अड़ा रहा है। वो स्वयं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वास्तव में याह्या खान सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता है और इसलिए भुट्टो को उभार रहा है, ताकि मुजीब भुट्टो में कोई समझौता न होने पाए और वो गद्दी पर बना रहे। इस प्रकार सुनी सुनाई बातों ने मेरी जिज्ञासा को बढ़ाया और मैं भी अखबार पढ़ने लगा। जय बांग्ला का उग्र घोष चारों ओर गूंजने लगा था। बंगालियों में एक नई चेतना का आभास मैंने पाया। उसकी स्फूर्ति को मैंने भी महसूस किया। केवल अपने दादा को छोड़कर मैंने किसी बंगाली को उस चेतना का विरोध करते नहीं पाया। अब मैं भी दादा से बहस कर लेता था। दादी मेरा पक्ष लेती, मगर हम दोनों भी दादा से नहीं जीत पाते, क्योंकि दादा बात को समझने के बजाय उस पर अड़ने में अधिक विश्वास रखते। कस्बे में कुछ उर्दू बोलने वालों के घर भी थे। वे आरंभ से ही अपने को हम बंगालियों से श्रेष्ठ प्रदर्शित किया करते थे। वे सभी संपन्न भी थे, जबकि उन जितने संपन्न बंगाली कस्बे में गिनती के ही थे। उर्दू बोलने वालों से बंगालियों की कुछ झड़पें भी हुई, मगर इन झड़पों ने कभी उग्र रूप धारण नहीं किया। मैंने देखा कि उन दिनों उर्दू बोलने वाले कुछ सहमे सहमे से रहते थे। एक दिन मैंने सुना कि याह्या खान और भुट्टो शेख मुजीब से बात करने के लिए ढाका आए हुए हैं। तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद कस्बे में एक खबर जोर से फैली हुई थी कि दोनों वापस लौट गए हैं। समझौता नहीं हुआ। याह्या खान ने जाने से पहले पत्रकारों से कहा था कि मैंने अपने कुत्तों को छोड़ दिया है। प्रत्येक की जुबान पर केवल एक ही बात थी कि स्थिति बनी खराब है और ढाका में बंगालियों का कत्लेआम शुरू हो गया है। तब मैं नहीं समझ पाया कि कुत्तों को छोड़ देने का अर्थ क्या हो सकता है। कस्बे में एक भय मिश्रित उत्तेजना का वातावरण फैला हुआ था। बंगालियों और अन्य भाषी लोगों के बीच
विशेष रूप से उर्दू और पंजाबी बोलने वालों के। एक दुधारी सी तलवार खिंची हुई थी। प्रत्येक चेहरा कुछ अनहोनी के होने की प्रतीक्षा करता दिखाई देता। और फिर एक रात मैं दादी के साथ चटाई पर सोया हुआ था कि तड़तड़ की आवाज ने हम सबको चौंका दिया। लगभग सारा मोहल्ला ही जाग गया था। गल्लू टोले, जो कि मुख्य सड़क के निकट पड़ता था, की ओर से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। कुछ देर बाद पता चला कि सेना ने कस्बे पर हमला कर दिया है और वो बंगालियों को मार रही है। मैंने अनुभव किया कि इस खबर ने मोहल्ले के सभी लोगों को सहमा दिया था, लेकिन मेरा दादा निश्चिंत था। उसने इस खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुजीब के आदमी इसी तरह ठीक होंगे। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब सेना के आदमी हमारे मोहल्ले में घुस आए। उनके साथ उर्दू और पंजाबी बोलने वाले कुछ और लोग भी थे, जिनके पास हथियार तो थे, मगर वे सैनिक नहीं थे। मुझे मालूम हुआ कि वे रज़ाकार थे। मेरा दादा एक निष्ठावान पाकिस्तानी की तरह सेना के एक अधिकारी के पास पहुंचा और बांग्ला मिश्रित उर्दू में ये बताने की कोशिश करने लगा कि मोहल्ले में मुजीब समर्थक कौन कौन है। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक रज़ाकार ने अपनी बंदूक का दस्ता दादा के मुंह पर दे मारा। दादा त्योरा कर गिरा। दादी के मुंह से एक चीख निकल गई, मेरा पेशाब निकल गया और मैं भय से कांपता हुआ अपनी दादी की टांगों से चिपट गया। एक अन्य रज़ाकार ने दादा के जोर की ठोकर मारी और वो नाली में लुढ़क गया। मैं दादा को ही देख रहा था, जिनके मुंह से खून सना हुआ था और जो नाली में किसी मुर्दे की तरह निश्चल पड़ा हुआ था। नाली में पहले ही सन्नाटा छाया हुआ था। लोग भयभीत होकर अपने घरों में दुबक गए थे। सैनिक और रज़ाकार आगे बढ़े तो दादी मुझे खींचती हुई अंदर ले गई और उसने उस दरवाजे को मजबूती के साथ बंद कर लिया, जो किसी भी स्वस्थ मनुष्य की एक ठोकर भी नहीं झेल सकता था। दादी का चेहरा पीला पड़ गया था। मैं भी पत्ते की तरह कांप रहा था, मगर बाहर की आवाज़ें मेरी जिज्ञासा को ना रोक सकी और मैंने दरवाजे की झिर्री में आंख लगा दी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरी दादी भी मेरी ही तरह दूसरी झिर्री से बाहर देखने लगी थी। हमारे सामने का दरवाज़ा तोड़ दिया गया था और मैंने देखा कि 2 रज़ाकार ग्यास की भाभी को ज़बरदस्ती खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। वो अपनी 6 महीने की बच्ची को छाती से लगाए चीख रही थी। ग्यास की माँ ने उसे छुड़ाने का प्रयत्न किया, मगर एक ही झटके में वो घूमकर चौखट से टकराई और उसका माथा फट गया। ग्यास का बाप हाथ जोड़ने लगा, मगर उसके पेट में संगीन घोंपती गई। ग्यास ने उत्तेजित होकर लाठी से वार किया। एक रज़ाकार का सिर फूट गया। कई सैनिक और रज़ाकार उस पर एक साथ झपटे। 2 संगीनें उसके शरीर में घोंपती गई। वो लड़खड़ा कर दीवार से टकराया, तभी गोलियां चली और मैं ग्यास के झटके खाते हुए शरीर को देखता रहा। ग्यास की भाभी भय से चुप हो गई थी, मगर उसकी बच्ची बड़े जोर से रो रही थी, जिसे वो अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी छाती से चिपकाए हुए थी। मगर एक रज़ाकार ने नृशंसतापूर्वक उस बच्ची को छीनकर हवा में उछाल दिया। मैंने गेंद को हवा में उछलकर नीचे गिरते देखा। दादी के मुंह से एकदम हाय निकली। ग्यास की भाभी को कुछ लोग खींचकर ले गए। कुछ रज़ाकार और सैनिक अंदर मकान में घुस गए और सामान लूटने लगे। मोहल्ले की और भी जवान लड़कियां और औरतें खींचकर एक ओर ले जाई जा रही थी। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।